अनुराग के ऐसे बोलने से काव्या की नज़र एक पल के लिए अनुराग की बातों की तरफ ठहर सी जाती है। विशाखा जी वहाँ से उठकर चली जाती है। वह काव्या को आदित्य के दर्दों को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी। जो दर्द आदित्य ने सहा है उससे काव्या को रूबरू नहीं करवाना चाहती थी। इसलिए जवाब देने से अच्छा उन्हें वहाँ से जाना सबसे अच्छा तरीका सोचा। काव्या की नज़रें बाहर जाती विशाखा की तरफ चली जाती है। कुछ पल में अनुराग ने फिर कहा, भाभी अभी आपकी तबीयत कैसी है? काव्या बस हाँ में सर हिला देती है और अपने उन सवालों के बारे में सोचने लगी जो आदित्य से जुड़ा हुआ था। काव्या को देखकर अनुराग समझ गया कि काव्या अब भी आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। अनुराग काफी नरमी से बोला, माँ ने भी हमें कभी नहीं बताया कि आदि भाई ऐसे क्यों हैं। अनुराग की बातों को सुनकर काव्या उसे देखने लगी तो आगे अनुराग ने कहा, आपको पता है भाभी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने आज तक आदि भाई को दादी के सिवाय किसी से बात करते हुए नहीं देखा। और बचपन में जब हम खेला करते थे तो दादी, माँ, पापा हम सभी को आदि भाई से हमेशा दूर रहने के लिए कहती। ऐसी अजीब सी बातें सुनकर काव्या को बिल्कुल शॉक्ड हो गई। आखिर कोई भी अपना किसी अपने से दूर रहने के लिए कैसे कह सकता है। अब तो काव्या को लगने लगा है कि ज़रूर ही आदित्य इस घर का बेटा ना हो, लेकिन घर पर तो सभी लोगों की आंखों में आदित्य के लिए प्यार साफ दिखता था। तो आखिर कौन सी वजह रही होगी जो एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया। वही अनुराग अपने बचपन को ताज़ा करने की कोशिश करते हुए उन दिनों में खो सा गया जब सब छोटे थे। घर के हॉल पर करीबन 6 साल का बच्चा अर्जुन और 3 साल का बच्चा अनुराग आपस में बड़े ही ध्यान से कुछ खेल रहे थे। वहीं करीब 4.5 साल का बच्चा आदित्य सोफे पर बैठा क्यूब को अपने ही धुन में बनाए जा रहा था। तभी एक 4 साल की बच्ची रूहानी हॉल पर उन दोनों के साथ बैठ गई। फिर एक 3 साल का बच्चा रूहान भी उन तीनों के साथ बैठ जाता है। चारों एक साथ खेल ही रहे थे कि तभी अचानक अनुराग की नज़र आदित्य पर चली गई। वह अपनी जगह से उठकर आदित्य की तरफ बढ़ने लगा। वहीं आदित्य के फेस पर सीरियसनेस से भरा था। अनुराग बढ़ते बढ़ते आदित्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया और जैसे ही अनुराग आदित्य के बात करने के लिए अपना हाथ से उसे छूने वाला ही था कि तभी उसकी दादी की तेज आवाज़ आई, अनुराग। इतने जोर से बुलाने पर अनुराग ने डर से अपने हाथ पीछे कर लिए। वहीं आदित्य जैसे ही अनुराग को अपने इतने पास देखता है सोफे से उठकर बहुत दूर जाकर खड़ा हो गया। वहीं अर्जुन, रूहानी और रूहान भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। दादी आकर अनुराग के कान पकड़कर डांटते हुए कहती है, आपको हमने कितनी बार मना किया है ना कि आदि से दूर रहिए, आपको एक बात समझ नहीं आती। दादी ने अनुराग के कान इतने जोर से पकड़े हुए थे कि अनुराग से दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वह रोने लगता। तभी विशाखा जी भी बाहर आई। अरुणी देवी को अनुराग के कान पकड़ते हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ माँ? अरुणी देवी अनुराग का कान छोड़कर गुस्से में बोली, आप इसे अच्छे से समझा दीजिए, आदि से दूर रहे। वही अनुराग को अरुणी देवी जैसे ही छोड़ा वो भागकर विशाखा जी के पास जाकर लिपट कर रोने लगा। विशाखा जी अनुराग को गोद में उठाकर चुप कराते हुए अरुणी देवी से बोली, लेकिन किया क्या है अनुराग ने? अरुणी देवी काफी गुस्से में थी। वो अनुराग को देखते हुए बोली, अभी वो आदि को छूने वाले थे। विशाखा जी हैरानी से, क्या? फिर अनुराग को देखते हुए पूछी, आपने आदि को छूने की कोशिश की? अनुराग रोते हुए बताने लगा, माँ मैं तो बस उनसे बात करना चाहता था। विशाखा जी अनुराग के आंसू पोंछते हुए उसे बोली, लेकिन बच्चा हमने तो मना किया था ना कि आप आदि से दूर रहेंगे। अनुराग बस हाँ में सर हिला देता है। अरुणी सभी को देखकर बोली, सब अपना कान खोल कर सुन लो, आइंदा अगर किसी ने आदि के पास जाने या उसे छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल वह हॉल से बाहर चली गई। आदित्य सबको एक नज़र देखकर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अनुराग को उन दिनों की याद आई
तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव दिखने लगे। अनुराग को आज भी ये सवाल सताया करती है कि आखिर उसके परिवार के लोग आदित्य से दूर रहने के लिए क्यों कहते थे। फिर अनुराग काव्या के सवाल को याद करते हुए काव्या को देखकर बोला, भाभी आपके मन में सवाल है, वो बहुत समय पहले मेरे मन में हुआ करता था। काव्या ने याद करते हुए पूछा, कौन से सवाल? अनुराग झट से बोला, यही कि आदि भाई सिंघानिया परिवार के वारिस है या नहीं। अनुराग के ऐसे बोलने से काव्या अनुराग के आगे की बात को सुनने के लिए उसे देखने लगी, लेकिन अनुराग कुछ बोल पाता उससे पहले रूहानी और रुमानी वहां पर आ गए और अनुराग को अपने साथ जाने के लिए कहने लगे। बहुत रात होने की वजह से अनुराग काव्या को सोने का बोलकर चला गया। उन सबको जाता देखकर काव्या को कुछ याद आया और वो रुमानी को बुलाने लगी। रुमानी। रुमानी अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर काव्या को देखी। अनुराग और रूहानी भी रुक गए। काव्या धीरे से पैर से उठ गई और रुमानी की तरफ बढ़ने लगी। मोज की वजह से काव्या ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यह देखकर रुमानी काव्या के पास चली गई। काव्या अनुराग और रूहानी को जाने के लिए कहा और रुमानी को देखकर अपने कान पकड़ लिए और काफ़ी कोमलता से बोला, आई एम सॉरी। रुमानी जल्दी से काव्या का हाथ कान से छुड़ाकर उससे पूछने लगी, ये आप क्या कर रही हैं भाभी? काव्या शर्मिंदगी होकर माफ़ी मांगने लगी। आपको मेरी वजह से डांट पड़ी ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। रुमानी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी। एक कमरे में एक आदमी सामने वाले को बैठा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ काली? बोलो कौन है वो? काली ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर वो आदित्य सिंघानिया। वो बैठा हुआ शख्स चौंकते हुए बोला, आदित्य सिंघानिया? काली ने सर झुकाते हुए, जी सर। वो आदमी फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, वो आदित्य सिंघानिया है तो मैं भी ध्रुव सूर्यवंशी हूँ। फिर थोड़ा रुककर, मुझे आदित्य सिंघानिया की सारी डिटेल चाहिए। काली ने उसे घबराते हुए बताया, सर ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसकी बातों को सुनकर ध्रुव उसे घूरने लगा। काली अपने पसीने पोंछते हुए, सर मैं कोशिश करूँगा। ध्रुव उसकी बात को नकारते हुए कहता है, नो डोंट ट्राई, आई जस्ट वांट रिजल्ट। काली कुछ बोलने वाला ही था कि ध्रुव ने उसे नाउ लीव। काली परेशानी से बाहर निकल जाता है। काली अच्छी तरह से जानता था कि आदित्य की डिटेल्स निकलवाना आटे में नमक ढूंढने के समान है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और आदित्य सोफे पर सोया ही था कि उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने अपनी आंखों को झट से खोला और अपने चारों ओर नज़र घुमाने लगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कमरा बिल्कुल अंधेरा था। आदित्य अपने फ़ोन के फ्लैश ऑन करके स्विच बोर्ड की तरफ जाकर स्विच ऑन किया। उसने जैसे ही बेड की तरफ देखा तो हैरान हो गया। काव्या नींद में काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और रो भी रही थी। आदित्य उसके पास जाकर उसको बड़ी गौर से देखने लगा। काव्या पूरी पसीने से भीग चुकी थी। आदित्य अब सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। तभी वह उसके पास बैठकर काव्या के सिर को सहलाने लगा कि काव्या अपनी आंखें झट से खोलती है और अचानक आदित्य के गले लगकर रोने लगी। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। आदित्य को काव्या की हरकत देख बिल्कुल सुन पड़ गया। वो जैसा बैठा था वैसा का वैसा ही बैठा रह गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। काव्या की पकड़ आदित्य पर कसती जा रही थी, जिससे आदित्य के शरीर में हलचल सी होने लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन काव्या से सब अब भी नींद में ही बोल रही थी। और वहीं आदित्य की तो हालत ही खराब होने लगी थी। कुछ देर तक रोने के बाद काव्या बिल्कुल चुप हो गई। आदित्य ने उसे थोड़ा अलग करके देखा तो काव्या गहरे नींद में सो चुकी थी। आदित्य गहरी सांस लेकर काव्या को वापस से बेड पर सुलाता है। सुलाकर जैसे ही वो उठने ही वाला था कि तभी फिर से काव्या के चेहरे पर झुक गया और उसके होंठ काव्या के गाल पर टच कर गए। काव्या ने पीठ पर बहुत कसकर आदित्य के शर्ट को मुट्ठी में पकड़ा हुआ था, जिससे आदित्य उठ नहीं पा रहा था।
आदित्य के लिए अब यह बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। आदित्य अब पीछे से उसकी मुट्ठी भी नहीं खोल पा रहा। काव्या को इतने करीब देखकर आदित्य को बेचैनी होने लगी। वो बस किसी भी तरह से खुद को छुड़ाना चाहता था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आदित्य रुक गया और काव्या के चेहरे को देखने लगा। काव्या उससे बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। काव्या को देखते देखते आदित्य की भी आंखें लग गई और वो उसी तरह काव्या के ऊपर गले लगे हुए ही सो गया, लेकिन अपना पूरा भार उस पर पड़ने नहीं दिया।